22-23 के लिए जितने भी एग्जाम है उसके लिए हुए क्वेश्चन है, सारी चीजें दिखाऊंगा, एक एक चीज क्वेश्चन सारे पेपर सोल्व कराएंगे और विद एग्जाम्पल। अच्छा, ट्रेंड्स एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा 2022 में जो क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में 19 और मेंस में 11 जो मार्क्स के, और 2021 में 18 और 12 इस तरह से देख रहे हैं। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा 2020 में 22 और दो फिर जो मेंस में 12। फिर यहाँ पे जो देखो ये घटता ट्रेंड थोड़ा घटता बढ़ता रहता है। अब आजकल देखो ज्यादा सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2019 में 27 और मेंस में 9, और जो 18 में 26 फिर 9, फिर 17 में 23 फिर 10, फिर 2016 में 29 फिर जो 13, और 2015 में 25 और फिर 10, 2014 में 17 फिर 11, फिर 2013 में 19 और 12, और एवरेज क्वेश्चन लगा के अगर माने हम तो 22 क्वेश्चन आए हैं और मेंस में 12, तो टोटल एवरेज जो 44 क्वेश्चन और 135 क्वेश्चन जो मार्क्स के इस तरह से बने हैं। और देख लेते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यूनिट वाइज कौन कौन से सबसे ज्यादा कौन कौन से में आते हैं। तो इसमें आ जाता है जो नेशनल इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स में जो 6, प्रीलिम्स में 6 और मेंस में 10, और दूसरी यूनिट आ जाती है मनी एंड बैंकिंग में से 8 और 15, और थर्ड में आ जाती है थर्ड यूनिट जो आ जाती है गवर्नमेंट बजटिंग टैक्सेशन एंड जो फेशियल्स कोऑर्डिनेशन, इसमें 4 और 15, और फोर्थ में आ जाता है एक्सटर्नल सेक्टर्स जो बीओपी वगैरह जो आ जाते हैं इसमें जो, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो फाइनेंसिंग, इसमें 8 और 15, और पांचवें नंबर की यूनिट आ जाती है डेवलपमेंट इकोनॉमी प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ में जो 8 और 30, और 6 पे आ जाते हैं जो एग्रीकल्चर, इसमें 6 और 35, तो लैंड रिफॉर्म्स फोर्स प्रोसेसिंग सब्सिडीज और जो पीडीएस इसमें सारी आ जाएंगे। सातवें नंबर पर आ जाते हैं इंडस्ट्री सर्विसेज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें 4 और 20, तो इसेंशियल बजट और 2000 इसमें जो आ जाएगा 2023-2024 का, और इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 2023 का, ये करने की जरूरत है, इतना कर लेते हैं तो हो जाता है आपका। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें से है 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे देखो वही आए हुए क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे समझते हैं। इससे हमें इस टाइम पे हमें ये जरूर देखना होता है कि ये क्वेश्चन, और देखो ये ऐसा नहीं है यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस बीपीएससी और तुम्हारा आरएस सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यूपीएससी से के बाद जो जितने भी हैं ये इसको फॉलो करते हैं, यूपीसीएस और ये है बीपीएससी वगैरह, तो इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार ले सकती है। तो फर्स्ट है हमारा जो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, दूसरा हमारा सब्सिडी निर्यात में सब्सिडी कमी, थर्ड है हमारा जो उपयुक्त नीतियों में अपनाना जो अपनी जो अधिक एफडीआई और जो एफआईडी से जो धन आकर्षित करती है। तो देख लेते हैं दोनों लैंग्वेजेस में है ये। कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस व्हिच आर द गवर्नमेंट कैन टेकन 2011 में आ जाएगा, तो डेवलपिंग ऑफ द डोमेस्टिक सर्वे, तो सेकंड है द रिडक्शंस ऑफ द एक्सपर्ट सब्सिडीज, थर्ड है हमारा जो अडॉप्टिंग सब्सिडेबल पॉलिसीज व्हिच इज द अट्रैक्ट ग्रेटर द एफडीआई एंड द मोर देन द फ्रॉम द एफआईआईज। तो ये जो उपयुक्त में से कौन सा चालू घाटा खाता को कम करने में मदद करता है। तो ए ऑप्शन है हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो फर्स्ट और जो सेकंड ओनली, सेकंड में आ जाएगा सेकंड और जो थर्ड ओनली, और सी में आ जाएगा थर्ड ओनली, और डी में आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड थर्ड ओनली। तो इसमें आ जाएगा भाई हमारा देखो ये बिल्कुल नहीं है इसमें। तो बचा कौन सा हमारा जो फर्स्ट और जो थर्ड बचा, तो घरेलू मूल्य का जो अवमूल्यन जिसको बोलते हैं, और जो उपयुक्त नीतियों को अपनाना जो अधिक जो एफडीआई ऑफ द आईएफआई के जो धन आकर्षित करती है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, फर्स्ट और जो थर्ड। नेक्स्ट जो इसका देख लेते हैं, इसका एनालिसिस व्याख्या देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है तो पूंजी कहते हैं के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो संपत्ति में बदलाव होता है, लेकिन व्यक्ति को शेयर में लाभांश प्राप्त होता है, चालू खाते में के अंतर्गत आता है, यह संपत्ति में बदलाव नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब हम अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से ऋण लेते हैं तो वह पूंजी खाते में आती है और अंतर्गत आती है, क्योंकि दायित्व सर्जित होता है, लेकिन जब हम ऋण पर ब्याज दे रहे होते हैं तो चालू खाते में अंतर्गत आता है। ब्याज भुगतान पिछली देयदारियों को जो कम नहीं कर सकता है। इसी प्रकार हम जो उपहार या अनुदान का प्रेषण कर सकते हैं, इसलिए भविष्य में कोई दायित्व नहीं बन रहा है, इसलिए चालू खाता के अंतर्गत आता है। आइए बीओपी क्यों बेहतर समझने के लिए उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं। एज द 31/3 जो 2017 में 4x हमारा जो कितना था, जो $350 मिलियन, और जो ये एक जो 2018 में जो आ रहा है $400 मिलियन में पहुंच रहा है। तो इसमें जो करंट अकाउंट बैलेंस जो आ जाता है डॉलर माइनस के जो
100 मिलियन। और जो कैपिटल इसमें आ जाता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस में आ जाता है डॉलर प्लस जो 150 बिलियन। और थर्ड में जो आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाएगा डॉलर प्लस जो 50 मिलियन। और फोर्थ में जाए इंक्रीज रिजर्व्स में जाएगा डॉलर और जो 50 मिलियंस। ये सारी चीजें इस तरह से हैं। तो बीओपी देख लेते हैं। तो इसमें आएगा आपका जो करंट अकाउंट और जो इधर जो कैपिटल अकाउंट और जो फॉरेक्स। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, मर्चेंडाइज में आ जाएगा और जो इनविजिबल्स में जो इसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स जो आएगा सारी चीजें आ जाएंगी। और सर्विस बैंकिंग में टेलीकॉम जो सर्विस और जो फैक्टर्स ऑफ इनकम में आ जाएगा एम्प्लॉय जो कंपनसेशंस द इन्वेस्टमेंट इनकम्स प्रॉफिट इंटरेस्ट डिवाइडेड्स फ्रॉम द एसेट्स अबाउट्स। और ट्रांसफर्स में देख लेते हैं जिसमें जाए गिफ्ट आ जाएगा, ग्रांट आ जाएगा, रेमिटेंस, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। और कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे जो फॉरेंस, तो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई। और इसमें लोन्स जो ईसीबी और जो बैंकिंग कैपिटल में आ जाए एनआरआई जो डिपॉजिट आ जाएगा फॉरेक्स। इसमें सारी चीजें ऐसे आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टू क्वेश्चन है जब माइक्रो फाइनेंस में कम आय वाले लोगों को जो वित्तीय सेवाओं का प्रावधान है जिसमें उपभोक्ता और रोजगार दोनों शामिल है, माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत की जाने वाली सेवाएं, ये 2011 में क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट है हमारा ऋण सुविधाएं, दूसरा हमारा जो बचत सुविधाएं, थर्ड है हमारा जो बीमा सुविधाएं, फोर्थ है हमारा जो फंड ट्रांसफर सुविधाएं। तो सूचियों के आधार पर जो कूट का प्रयोग सही उत्तर चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा जो केवल एक, बी है हमारा जो फर्स्ट और जो जिसमें जो आएगा फोर्थ केवल, और सी में आ जाएगा जो सेकंड और जो थर्ड, और डी में आ जाएगा 1 2 3 4 जो ये चार ऑप्शन बता रहा है फोर्थ वाला। तो इसमें देखो सारी चीजें आती हैं। तो चारों इसमें जो करेक्ट है हमारा ऋण सुविधाएं भी हैं, बचत सुविधाएं भी हैं, बीमा सुविधाएं भी हैं और फंड ट्रांसफर की जो सुविधाएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो ये 2011 में आया क्वेश्चन है। आर्थिक वृद्धि आमतौर पर के साथ जोड़ा जाता है। तो ये 2011 में एक है हमारा जो अपस्फीति जिसको, और दूसरा हमारा जो मुद्रास्फीति, सी हमारा जो स्टैगफ्लेशन और जो डी हमारा जो हाइपरक्लेशंस। तो इसमें जो हमारा जो मुद्रास्फीति, तो इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर है। तो मुद्रास्फीति के देख लेते हैं। मुद्रास्फीति एक्चुअली होता क्या है, मुद्रा इन्फ्लेशन वह दर है जिसमें वस्तुओं की जो कीमतों की सामान्य दर स्तर बढ़ता है और बाद में क्रय शक्ति गिरती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। गंभीरता के स्तर पर समझने के लिए इसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट है हमारी जो है इसमें कम मुद्रास्फीति यानी कि लो इन्फ्लेशन, जो धीरे धीरे और जो अनुमानित रूप से बढ़ती है, दर सालाना 1 अंक से में होती है, और जो कम मुद्रास्फीति के मामले में जो पैसा बचाने और जो बैंकिंग जमा करने को तैयार है। सेकंड है हमारा जो ग्लो मैपिंग्स जो इन्फ्लेशंस, जिसमें ग्लो मैपिंग्स इन्फ्लेशन में प्रति वर्ष जो 20 100 200 प्रतिशत के दौरे या ट्रिपल डिजिटल रेंज में मुद्रास्फीति का जो ग्लो मैपिंग्स इन्फ्लेशन उच्च मुद्रास्फीति कहा जाता है। कमजोर सरकारें, युद्ध और जो क्रांति से पीड़ित में ये पाया जाता है। इस मामले में लोग जो सामानों को जो जमाखोरों रखेंगे और जो घर खरीदेंगे और कभी कभी जो मामूली ब्याज दरों पर जो पैसा उधार नहीं देंगे, और लोग जो बैंकों से पैसा कमाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो बैंक और जो अर्थव्यवस्था प्रचलित मुद्रास्फीति की तुलना में कम मामूली ब्याज दर को जमा प्रदर्शित करते हैं। कारोबार को निवेश करने के तैयार नहीं होंगे क्योंकि जो उचित दरों पर जो मांग घट रही है। थर्ड है हमारा जो अत्यधिक मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन, कीमतों के जो प्रति 10 लाख प्रतिशत से वृद्धि होती है, इसमें सापेक्ष जो कीमतें अत्यधिक स्थिर हो जाती हैं। 1920 के दशक में शुरुआत में जर्मनी कर दर नहीं बढ़ सका और जो सरकारी बिलों का भुगतान करने के लिए मौद्रिक प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया गया था, और लोग सामान खरीदने के लिए थैले के पैसे लेकर चलते थे। और यूएसएसआर ने 1991 में कीमतों में सरकार नियंत्रण को मुक्त कर दिया था, जिसके अगले 5 वर्षों कीमतों में लगभग जो ये 4 लाख प्रतिशत की जो वृद्धि हुई थी इसमें। तो ये सारी चीजें हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारा। देखो क्वेश्चन के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं बोल रहा हूँ हर एग्जाम में बनेगा। आजकल इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा पार्ट पूछा जा रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन है किसी देश का जो भुगतान संतुलन जो व्यवस्थित रिकॉर्ड है, ये 2013 में क्वेश्चन है। फर्स्ट है हमारा जो निश्चित अवधि के दौरान जो आमतौर पर जो 1 वर्ष के दौरान किसी भी देश के आयात पर या निर्यात का लेन देन। बी ऑप्शन है हमारा जो 1 वर्ष के किसी देश के निर्यात या किया गया माल। सी ऑप्शन है हमारा जो एक देश की सरकार की दूसरी सरकार के बीच में आर्थिक लेन देन। और डी हमारा पूंजी एक दूसरे से दूसरे देश में जाना। तो भाई इसमें जो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। एक निश्चित अवधि के दौरान जो आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान किसी देश के सभी आयात और निर्यात को लेन देन को कहा जाता है।
तो इसमें बीओपी देख लेते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट फॉरेक्स। तो इसमें मर्चेंडाइज हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, और इनविजिबल्स में आ जाएंगे सर्विस, बैंकिंग, टेलीकॉम्स, ये सारी चीजें देखो मैंने अभी पहले समझाया हुआ है। तो फैक्टर इनकम्स में आ जाएंगे एम्प्लॉय जो कंपनसेशन हो जाए, इन्वेस्टमेंट इनकम्स, प्रॉफिट इन इंटरेस्ट ऑफ द डिविडेंड और द एसेट्स अब्रॉड्स। और जो ट्रांसफर में देख लेते हैं, इसमें जो गिफ्ट आ जाए, ग्रांट आ जाएगा, रेमिटेंस, इसमें सारी चीज आ जाएंगी। कैपिटल अकाउंट में जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई और जो एफपीआई, और लोन्स में आ जाएगा ईसीबी, और इसमें जो बैंकिंग कैपिटल में एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह, फॉरेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में जो वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रण करता है, ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा जो संपत्ति की तरलता, सेकंड हमारा जो शाखा विस्तार, थर्ड ऑप्शन हमारा जो बैंकों का विलय, और फोर्थ हमारा जो बैंकों का परिसमापन। तो भाई इसमें जो ये 2013 क्वेश्चन है, नीचे के कूट का सही उपयोग करिए। तो ए ऑप्शन है हमारा जो केवल एक और फोर्थ, बी में आ जाएगा सेकंड केवल थर्ड और फोर्थ, और सी में आ जाएगा केवल 1 और 2 3, और डी में आ जाएगा 1 2 3 4 चारों आ जाएंगे। तो भाई इसमें जो चारों ही हमारे करेक्ट हैं। जो नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। तो बैंकों की तरल और जो सॉल्विंग और समग्र वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, उद्योग प्रणाली के लिए विश्वास बनाए रखना है, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, और जो आमतौर पर जो किफायती बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना है। वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक जिनको बोलते हैं, तो बैंकिंग परिचालन को शुरू करने आई, जो नई बैंकिंग शाखाएं खोलने और जो रूल को बंद करने के लिए आरबीआई लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आरबीआई बैंकों को विलय जो समालेन और जो समापन के नियंत्रित करता है, स्थानांतरण, विलय और जो शहरी शाखाओं को बंद करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। जमा और उधार की आवश्यकता और श्रेणियों के जो ब्याज को विनियमित जो डिग्रेडेड्स कहा जाता है, और बड़े पैमाने पर जो बैंकों को निर्धारित किया जाता है। लेकिन आरबीआई एनआरआई जमा, क्रेडिट, जो ऋण और कुछ अन्य ब्याज दरों पर नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो परिचालन क्षेत्र में जो पालन करने वाले विवेकपूर्ण मापदंडों को निर्धारित करता है, और कुछ विवेकपूर्ण मापदंड जैसे संपत्ति वर्गीकरण, आय पहचान, प्राविधन पूंजी प्राप्त करता है। एसेट्स क्लासिफिकेशन, इनकम जो रिकंजेशंस ऑफ प्रोविडेंस और कैपिटल जो ये सारी चीजें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, इसमें जो भारत में जो साधन जुटाने के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो 2013 में क्वेश्चन है। फर्स्ट है हमारा जो आर्थिक विकास, सेकंड हमारा जो आर्थिक ऋण की जो समोचन और दो भुगतान के लिए संतुलन की समोचित करना, और विदेशी ऋण के कम करना। तो इसमें जो आर्थिक विकास जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है भाई हमारा, जो निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी खाता है। तो 2013 में आया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा जो विदेशी ऋण, दूसरा हमारा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, थर्ड ऑप्शन हमारा जो निजी प्रवेश प्रेषण, और फोर्थ हमारा जो पोर्टफोलियो निवेश। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन में आ जाएगा 1 2 3, बी ऑप्शन में आ जाएगा 1 2 4, और सी में आ जाएगा 2 3 4, और डी में आ जाएगा 1 1 3 4। तो इसमें कौन सा है ये बताना है। तो भाई देखो थर्ड तो कट जाता है, थर्ड है ही नहीं इसमें। तो इसमें से बचा कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये बीपी वाला, ये जो बीओपी वाला मैंने अभी कई बार समझा चुका है इसको। मैं आगे चलते हैं भाई। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जो परछन बेरोजगारी आमतौर पर का मतलब है। तो इसके ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं। सेकंड हमारा जो वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो ऋण की जो सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, और डी ऑप्शन हमारा जो है इसमें श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है, श्रम सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो परछन बेरोजगारी जो इसको बोलते हैं, परछन बेरोजगारी उस बेरोजगारी कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात लोगों को काम करने से हटाने लिया जाए और फिर भी उत्पादकता कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि जो फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं, यदि इसमें से 3 लोग बाहर निकाल दिए जाए तो भी जो 100 जूतों का निर्माण किया जाएगा, हटाए गए। 3 लोगों को जो पर्सन रूप से जो बेरोजगार कहा जाता है। भारत में कृषि इस प्रकार की बेरोजगारी जुड़ी हुई है जिसमें मतलब कई सारे बंदे बहुत सारे लग जाए तब भी वही काम होना है। तो वही कृषि से रिलेटेड ये जो पर्सन बेरोजगारी में आती है। अच्छा, संरचनात्मक बेरोजगारी कहता है, संरचनात्मक बेरोजगारी का तब प्रकट होती है जब राज्य में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव होता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर उत्पादन बंद हो गया, कार का उत्पादन बढ़ रहा है। ऐसे में विकास दर की जो स्कूटर के उत्पादन में मिस्त्री जो बेरोजगार हो गए हैं, और जो कार बनाने वाले की लोग मांग बढ़ रही है। इस तरह की इस प्रकार जो बेरोजगारी को आर्थिक संरचना परिवर्तन के द्वारा पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भाई,
निम्नलिखित में से जो, भाई देखो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और समझते हुए चलें, क्योंकि देखो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता क्वेश्चन लगाते लगाते रहें। निम्नलिखित में से छात्रों को द्वारा छात्रों पर विचार कीजिए। तो 2013 में आया क्वेश्चन है। तो मुद्रास्फीति से लेनदारों का जो लाभ होता है, और सेकंड हमारा जो मुद्रास्फीति जो बॉन्ड धारकों को जो लाभान्वित करती है, ऊपर दिए गए में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, नए एक और नए दो। तो इसमें भी हमारा जो आ जाएगा, इसमें हमारा देखो ये सेकंड कट गया, फर्स्ट और जो ये जो फर्स्ट हमारा जो मुद्रास्फीति लेनदारों को लाभ होता है, तो केवल एक इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारा। 10 देख लेते हैं। कीमतों के सामान्य स्तर में जो वृद्धि के कारण हो सकती है। तो 2013 में क्वेश्चन है। फर्स्ट है हमारा जो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, सेकंड हमारा जो उत्पादन के कुल स्तर में कमी, थर्ड ऑप्शन हमारा जो प्रभावी मांग की वृद्धि। नीचे के कूट को प्रयोग सही कीजिए। तो केवल एक, केवल 1 और 2, सेकंड में सी में आ जाएगा 2 और जो थर्ड, और डी में आ जाएगा 1 2 थर्ड। तो इसमें कौन सा आ जाएगा भाई? तो इसमें जो 1 2 थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। पहला मतलब 3 हो जाएंगे। मुद्रास्फीति में वृद्धि, उत्पादन में कुल स्तर में कमी हो जाएगी, और प्रभावी मांग में वृद्धि भी होगी। इसके लिए देख लेते हैं मुद्रास्फीति के मुख्य रूप से 2 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो डिमांड फुल जो इन्फ्लेशन, जो इसमें डिमांड फुल इन्फ्लेशन तब होता है जब मांग में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था 4 क्षेत्रों में वृद्धि किया जाता है, जैसे घरेलू, निजी, सरकारी, विदेश जो खरीदार। यह अत्यधिक मांग, जिसे जो बहुत अधिक धन के लिए सामने कम जो सामान के रूप में जो जाना जाता है, जो एक विस्तारित रूप अर्थव्यवस्था में होता है। आर्थिक वृद्धि के स्तर पर जो सरकार कम से कम कर को कम करने के लिए, अधिक खर्च करने के लिए मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। सेकंड हमारा जो कॉस्ट पुश टू सप्लाई जो शॉक इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश टू सप्लाई इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट जो फुल इन्फ्लेशन का मूल रूप से मतलब तब होता है जो उत्पादन के 4 उत्पादक, जिसमें जो श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमिता में से कमी की लागत में वृद्धि के कारण जो कीमतें बढ़ी हो या आपूर्ति में कमी हुई हो, जो निर्माता को कीमतें बढ़ाने के लिए अनुमति देता है। जैसे मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि कारण होती है, नए मांग के वृद्धि कारण होती है, और लागत मुद्रास्फीति के मुद्रास्फीति और मजदूरी कारण वृद्धि होने की लागत के लिए समग्र वृद्धि होती है। एकाधिकार के लिए, स्थिति के लिए, प्राकृतिक आपदाएं जो विनिमय दरों के लिए अवमूल्यन जैसे आयातित, और जो उत्पादन और मुद्रास्फीति की ओर के लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है भाई। इसके प्रभाव से निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति होने की संभावना है? तो 2013 में क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा जो सार्वजनिक ऋण की चुनौती है, जो चुकौती। बी ऑप्शन हमारा जो बजट घाटे की वित्तीय करने के लिए जनता को उधार लेना। सी ऑप्शन हमारा जो बजट घाटे में वित्तीय करने के लिए बैंकों से उधार लेना। डी ऑप्शन हमारा जो बजट घाटे की वित्तीय करने के लिए नया पैसा बनाना। तो भाई इसमें आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर है, बजट घाटे की वित्तीय करने के लिए नया पैसा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। मुद्रा की वृद्धि होने पर, मुद्रा की आवृत्ति समान होने पर तो क्या होगा? 2013 में क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो कीमतों के स्तर में गिरावट होगा। बी ऑप्शन हमारा जो ब्याज में वृद्धि होगी। सी ऑप्शन हमारा जो ब्याज में कमी आएगी। डी ऑप्शन हमारा जो आय और रोजगार में वृद्धि होगी। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो ब्याज में वृद्धि होगी, यानी मुद्रा की जो मांग में वृद्धि होने के कारण, तो इसमें मुद्रा की जो आपूर्ति जो समान होने पर, तो ये मुद्रा ब्याज में वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी और में भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है भाई हमारा। भुगतान संतुलन के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो चालू खाता बनाना या गठित करता है? तो 2014 में आया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा जो व्यापार संतुलन, दूसरा हमारा जो विदेश संपत्ति, थर्ड ऑप्शन हमारा जो आदर्श उप संतुलन, और फोर्थ हमारा जो विशेष आहरण अधिकार। तो नीचे के कूट को प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है वो फर्स्ट हमारा जो ओनली वन, सेकंड हमारा जो सेकंड और थर्ड, और सी ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट और थर्ड, और डी हमारा जो फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ। तो इसमें भाई हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर है, फर्स्ट और जो थर्ड इज द करेक्ट आंसर है, बाकी दोनों ये कट जाते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। तो वेंचर कैपिटल का क्या अर्थ है? 2014 में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो उद्योगों की प्रदान की जाने वाली जो अल्पकालिक पूंजी। तो बी ऑप्शन हमारा जो नई उद्यमों में प्रदान की जाने वाली दीर्घकालीन स्टार्टअप पूंजी, और सी ऑप्शन हमारा जो घाटे के समय जो उद्योग में प्रदान की गई राशि, और डी ऑप्शन हमारा जो उद्योगों प्रतिस्थापन और नवीकरण के लिए प्रदान की गई धनराशि। तो भाई इसमें हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। तो इसलिए देख लेते हैं एंजल इन्वेस्ट क्या कहते हैं इसको। तो ये यूनिट जो हमारा जो लेसन नंबर 4 में आएगा ये। तो इसमें जो छोटे स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर के लिए जो एंजल स्टार्टअप जो इन्वेस्टर वित्तीय मदद उपलब्ध कराते हैं, इन्हीं जो प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्ट या एंजल फंडर भी कहते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि जो एंजल इन्वेस्ट और जो एंटरप्रेन्योर के लिए परिवार के मित्रों के बीच से ही आते हैं। ऐसे में ऐसा भी होता है कि एंजल इन्वेस्टर किसी कंपनी के लिए फंड इन्वेस्ट करते हैं तभी कंपनी की शुरुआत समस्या को उभर सके और मजबूती धरातल पर जो उतर सके, जिससे बिजनेस बढ़ सके। दूसरा फिर हमारा जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो नई कंपनी या वेंचर जिसे शुरू के लिए कम समय हुआ है, जिसमें जो कैपिटल शुरुआती रूप से धन जुटाने का लोकप्रिय तरीका है। तो वेंचुरल कैपिटल की निवेश के लिए कंपनी की इन्वेटी या हिस्सेदारी मिलती है और कंपनी के निर्णय को अहम भूमिका मिलती है। वेंचुरल कैपिटल जो कैपिटलिस्ट कंपनी के लिए आर्थिक रूप से सहारा नहीं हो देते हैं, जिसमें बल्कि मामलों में कंपनी मार्गदर्शक भी करते हैं, जिसमें परामर्श तकनीकी प्रबंध से जुड़ा रहता है और कंपनी के आगे ले जाने के लिए सहायक होता है। तो वेंचर कैपिटल बहुत ज्यादा जोखिम वाली निवेश होता है, जिसमें ज्यादा रिटर्न क्षमता के कारण जो निवेशकों को यह लाभ उठाता है। तो इसलिए क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो विधिक आरक्षित निधि आवश्यकताओं का उद्देश्य है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन ये हमारा है 2014 में आया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो केंद्रीय बैंकों को बनाए रखने के लिए अग्रिम राशि को नियंत्रित करने की सक्षम करने के लिए। सेकंड हमारा तो बैंकों को जमा सुरक्षित करने के लिए तरल बनाना। और थर्ड ऑप्शन है हमारा जो वाणिज्यिक बैंकों के अत्यधिक लाभ बनाने के लिए रोकना। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैंकों को उनकी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी को बाध्य करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो भाई इसमें हमारा ये देखो दोनों तो कट जाते हैं, तो ये रहा हमारा फर्स्ट और सेकंड रहा, तो फर्स्ट और जो सेकंड विकल्प हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 16 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर घटाई जाती है तो यह है। 2014 में आया क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में खपत व्यय में कमी है। दूसरा हमारा जो सरकार के जो कर संग्रह में वृद्धि है। दूसरा हमारा अर्थव्यवस्था के निवेश में जो व्यय वृद्धि है। डी ऑप्शन हमारा जो अर्थव्यवस्था में कुल बचत में वृद्धि है। तो भाई इसमें हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये आ जाएगा हमारा जो इंटरेस्ट रेट जो आ जाएगा परसेंटेज में, और जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो इस तरह से बनेगा ये, और इन्वेस्टमेंट पर ईयर इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है भाई हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित रूप में विचार कीजिए। 2015 में आया क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा जो बैंक दर, दूसरा हमारा जो खुला बाजार संचालन, थर्ड ऑप्शन हमारा जो सार्वजनिक ऋण, और फोर्थ हमारा जो सार्वजनिक राजस्व। तो उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के उचित घटक के हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा केवल वन, दूसरा हमारा जो दूसरा, तीसरा और जो फोर्थ। सी ऑप्शन में आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड, डी में आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड और जो फोर्थ। तो भाई इसमें हमारा जो सी हमारा जो फर्स्ट और सेकंड लेवल इज द करेक्ट आंसर है। तो इसलिए देख लेते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह बनेगी। जो क्वालिटेटिव टूल्स कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स, तो इसमें आ जाएगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, और जो सिलेक्टिव से क्रेडिट कंट्रोल, और जो मोरल जो सेंसस। तो इसमें हो जाएगा डायरेक्ट में आ जाएगा CAR, SSR, और जो रिफाइनेंस फैसिलिटी, और जो डायरेक्ट में आ जाएगा जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSP, और जो मैस रेट, और जो MSLR, OMO और MSS। तो the expenditures policy is the dose of accommodations of easy to money the policy। तो ये सारी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा जो अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या की जो लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं अनुलभता के संबंधित है। 2015 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमारा जो सामान और सेवाएं, दूसरा हमारा जो सोना और चांदी, सी ऑप्शन हमारे डॉलर और अन्य कठिनाई मुद्रा, डी ऑप्शन हमारा निर्यात योग्य अधिवेश। तो भाई इसमें जो डॉलर और जो अन्य मुद्राएं कठिन मुद्राएं इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है भाई हमारा, साल दर साल लगातार घाटे का जो बजट रहा है और घाटे की जो कम करने के लिए सरकार के निम्नलिखित में से कौन से कार्रवाई की जा सकती है। 2015 में क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा जो राजस्व व्यय को कम करना, दूसरा हमारा नई कल्याणकारी योजनाओं को शुरुआत करना, थर्ड ऑप्शन हमारा जो सब्सिडी कीजिए युक्ति संगत बनाना, और फोर्थ हमारा जो उद्योगों का विस्तार करना। तो इसमें से कौन सा कोड सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो पहला और थर्ड, दूसरा ऑप्शन हमारा जो आएगा सेकंड और थर्ड, सी में हो जाएगा जो फर्स्ट, और डी में हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ। तो इसमें हमारा जो देखो ये सेकंड कट गया, फोर्थ कट गया, तो इसमें जो फर्स्ट और जो सेकंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। तो ये इज द करेक्ट आंसर है। इसमें देख लेते हैं सरकारी जो घाटे, जो गवर्नमेंट डेफिसिट क्या बोलते हैं। जब कोई सरकारी जो एकत्र धन से अधिक खर्च होती है तो उसे घाटा कहते हैं, राजस्व घाटा। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा के लिए राजस्व प्राप्तियों के अंतर होता है राजस्व घाटा, और राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटा का अर्थ है सरकार वर्तमान में व्यय उसके जो वर्तमान व्यय से अधिक है, जिसे अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र में बचत का उपयोग और जो उपयोग
व्यय को पूरा करने के लिए करना होगा। दूसरा आ जाएगा इसमें जो चूंकि जो राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा है जैसे वेतन, पेंशन और ब्याज, सब्सिडी, इसमें जो प्रतिबद्ध व्यय है जिसे कम नहीं किया जा सकता। भाई पेंशन के लिए इस तरह से ब्याज, ये सब चीजें जाएंगी इसमें। जब सरकार को राजस्व घाटा का सामना करना पड़ता है तो ये आम तौर पर जो है जो सरकार जो पैसे मतलब उधारी लेती है उसको बोलते हैं। तो अतिरिक्त राजस्व घाटे को कवर करने के लिए उत्पादन पूंजी व्यय और जो कल्याणकारी व्यय को कम कर देता है। इसका मतलब है कि भविष्य में कम विकास होगा। फिर आता है इसमें राजकोषीय घाटा। तो इस जो फेसियल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो उधारों को छोड़कर सरकार के कुल व्यय, राजस्व पूंजी और जो कुल प्राप्ति है राजस्व पूंजी के बीच में अंतर है, जिसे जो फेसियल डेफिसिट्स और जो डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ रेवेन्यू एंड द कैपिटल्स, टोटल रिसिप्ट रेपिटेंस ऑफ रेवेन्यू कैपिटल्स एक्सपेक्ट ऑफ द बोरोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है भाई हमारा, जब किसी राज्य जो रिजर्व बैंक जो वैधानिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंकों के कम होता है तो निम्नलिखित में से क्या संभावना होती है। तो 2015 में आया वो क्वेश्चन है। एक, जो भारत की जीडीपी विकास दर में भारी वृद्धि हुई है। दूसरा, हमारा जो विदेश संस्थागत निवेश हमारे देश में अधिक पूंजी ला सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा जो अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक को उधार की कटौती कर सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा जो यह बैंकिंग प्रणाली तरलता को काफी कम कर सकता है। तो इसमें वही सी इज द करेक्ट आंसर है। तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी उधार दरों में कटौती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, रुपए की जो परिवर्तनीय का अर्थ क्या है। 2015 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमारा जो रुपए के नोटों को सोने में बदलने की जो सक्षम होना। दूसरा ऑप्शन हमारा रुपए के मूल्य को जो बाजार शक्तियों को तय करने की अनुमति देना। सी ऑप्शन हमारा जो स्वतंत्रता के रूप में रुपए को अन्य मुद्राओं को बदलने की अनुमति देना और इसके विपरीत। और डी ऑप्शन हम भारत की मुद्राओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजार का विकास करना। तो भाई इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है, स्वतंत्र रूप से रुपए को अन्य मुद्राओं को बदलने के लिए अनुमति देना और उसके विपरीत। इसके बारे में देख लेते हैं बेटर वर्ड्स ऑफ द एग्रीमेंट्स। तो एन एग्रीमेंट्स under the goals of the basis the US dollars and the currencies which are the basis for US dollars values था। तो ये हमारा जो भारत की जो मुद्रा परिवर्तनीय है तो करेंसी, तो ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में स्वर्ण माल यानी गोल्ड स्टैंडर्ड के मानते हैं, जिसके कारण जो मुद्रा के मूल्य को कम करने के लिए एक स्थिर रूप में निश्चित किया जाता है। लेकिन 1971 में ब्रेटन वुड प्रणाली की विफलता के बाद इससे जो प्रणाली में बदल दिया गया और मूल्य मुद्रा की जो परिवर्तनीय, एक देश की जो मुद्रा विदेशी मुद्रा को परिवर्तनीय हो सकती है, जिसमें जो विमलेशन भी है, विलोमेशन भी है। तो और यहाँ पे जो चालू खाता परिवर्तनीय करंट अकाउंट एक्टिविटी जो कन्वर्सिबिलिटी क्या है, तो आरबीआई तो बीपीओ के चालू खाता करने के लिए एक जो रुपये की मुद्राओं को और रुपये जो विदेशी रुपये के मामले में जो बाजार मूल्य यानी कि एनईआर के मामले में पूर्ण रूप से स्थानांतरित करता है। चालू खाते के पूर्ण रूप से जो परिवर्तनीय कहा जाता है। 1991 में चालू किए गए सुधारों के हिस्से के रूप में 1993 में रुपए के जो चालू खाता जो करेंसी अकाउंट को पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया, जिसमें जो मुख्य रूप से आयात निर्यात आदर्श व्यवहार आते हैं और सभी आदर्श व्यापक रूप से यात्रा और जो शिक्षा संबंधित व्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, कभी कभी जो समाचारों में देखे जाने वाला जो आईएफसी तो मसाला बॉन्ड के संदर्भ में नीचे गए कथनों पर कौन सा सही है। 2016 में आया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम और जो इन बॉन्डों को पेशकश करता है, जिसमें विश्व बैंक की एक शाखा है। ये जो मूल्य वर्ग के जो बॉन्ड है, जिसमें सार्वजनिक रूप से जो ऋण जो वित्त पोषण एक स्रोत है। और सी ऑप्शन नीज बताना है कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन हमारा दोस्त बी है हमारा जो सेकंड, सी में हमारा आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड, और डी में आ जाएगा न तो एक सही है न दो सही है। तो कौन सा सही है भाई, इसमें जो दोनों ही हमारे सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसके लिए देख लेते हैं विदेश में वित्तीय जुटाने के समाधान जो तो इन्वेस्टमेंट ऑफ द राइजिंग द फाइनेंस एंड फ्रॉम द अब्रॉड्स। तो बाहरी वाणिज्य उधार जो ईसीबी बोलते हैं, जिसको भारतीय कंपनी, सरकारी कंपनी, निजी निवेश और कंपनियों की जो बैंक और बॉन्ड जारी करने के माध्यम से जुटाती है, जिसे ईसीबी कहलाती है। मसाला बॉन्ड के लिए इस प्रकार के जो ईसीबी जो बॉन्ड भारत के बाहर जारी करने के लिए स्थानीय मुद्रा के बजाय जो भारतीय मुद्रा में मूल्य वर्गित होते हैं। डॉलर बॉन्ड में परिवर्तनीय उधारकर्ता मुद्रा जोखिम कहलाता है। मसाला बॉन्ड निवेशकों के लिए मुद्रा जोखिम वहन के लिए बाध्य करता है। ईसीबी और जो मसाला बॉन्ड क्या होता है, तो $1 इजिकल टू होता है हमारा जो रेट 70 2019 में था, और 2000 इसमें देख लेते हैं 2019 में ही जो
$1.70 इसमें। तो $1 बॉन्ड निवेशकों के लिए जो निवेशकों को जारी किया गया था और उधारकर्ता भारतीय कंपनी 1 वर्ष के लिए $1 मिला और पैसा विदेशी मुद्रा में जुटाया गया। उधारकर्ता जो विदेशी निवेशकों को मूल्य वर्ग के लिए बॉन्ड जारी किया गया है। और यहाँ पे जो ₹70 बॉन्ड निवेशकों को जारी किया गया था जिसमें उधारकर्ता भारतीय कंपनी को 1 वर्ष के लिए $1 ₹70 के बराबर जो वापस मिला इसमें मिलेगा जो। और जो विदेशी मुद्रा में जुटाया गया था उधारकर्ता विदेशकर्ता के लिए मूल्यकरण बॉन्ड जारी किया गया है। तो $1 है हमारा जो लगभग जो ₹80 2020 में, और जो $1 है हमारा जो 80 जो 2020 में। 2020 में उधारकर्ता के निवेशकों के लिए $1 वापस करने की आवश्यकता है। इसके लिए ₹80 खर्च करने होंगे $1 के लिए, जो विनिमय जोखिम उधारकर्ता कंपनी का है। और 2020 में उधारकर्ता ₹70 या ₹80 $1 हमारा जो आ जाएगा लगभग जो 0.8750 रुपए के बराबर है, जिसमें डॉलर की जो विदेशी निवेशकों के लिए $1 वापस करने की आवश्यकता है। तो मूल रूप से विनिमय जोखिम निवेशकों के लिए वहन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 23, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन शब्द के लिए समाचारों में देखा गया जिसके लिए कथन सबसे जो अच्छा वर्णन करता है 2016 में क्वेश्चन है। तो यह एक बैंकिंग शाखाओं के लिए नेटवर्किंग जो ग्राहकों के बैंकों के लिए किसी भी नेटवर्क पर अपना खाता संचालित करने में सक्षम करता है, भले ही वे किसी खाते से खोले गए हों। तो इसमें से देख केवल एक ही ठीक है, बाकी जो कट गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो घोषित निधियों के सीमांत लागत और जो आधारित उधार जिसको बोलते हैं MCLR का जो उद्देश्य क्या है। तो ये जो दिशा निर्देशों के लिए अग्रिम ब्याज दरों के लिए निर्धारित करने के लिए बैंकों को अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली की पारदर्शिता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दूसरा हमारा जो यह दिशा निर्देशों को ब्याज दरों में बैंकिंग ऋण को उपलब्ध करना सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो उधारकर्ताओं के साथ साथ बैंकों में उचित है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, तो इसमें आ जाएगा पहला, दूसरे में पहले में केवल 2, इसमें 1 और 2, इसमें ना तो 1 ना 2। तो इसमें हमारा जो आ जाएगा देखो पहला, ये हमारा पहला भी ठीक है और जो सेकंड भी ठीक है, तो दोनों ही हमारे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, MCLR क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। MCLR पद्धति के अनुसार बैंकों में उधार बैंकों की जमा सीमांत अतिरिक्त लागत पर जोड़ना चाहिए। यह जो जिस नई जमा राशि पर प्राप्त हो सके उससे उपयुक्त मतलब जो 6.5%। इसलिए इस स्थिति में जो RBI रेपो रेट घटता है और बैंकों में जमा की गई जो कम दर को कम कर देते हैं। चूंकि जो उधार की गई जो जमा राशि से जुड़ी हुई है इसलिए उधार दर जो लैंडिंग रेट को कम कर देते हैं। इसलिए उधार की गई राशि को जो सीमांत लागत से जोड़ने के कारण जो रेपो रेट उधार जो बेहद मौद्रिक नीतियों के संचालन में तेजी करता है। यह उधार दर जो लैंडिंग रेट है जो निर्धारित करने के लिए पारदर्शिता बनाने के लिए मदद करता है। प्रत्येक बैंक में जो एक जमा लागत और दूसरे जो परिचालन लागत और थर्ड है जो हमारा आरक्षित आवश्यकताओं को CRR और जो SLR बनाने की लागत। जो फोर्थ है हमारा जो अवधि प्रीमियम के उधार और जो MCLR को गणना करते हैं। MCLR जो ये बेस रेट एक जो आंतरिक जो बेंचमार्क और जो अलग अलग विभिन्न होता है। बैंक अपनी जो उधारकर्ता को जो MCLR से जोड़ता है, लेकिन जो MCLR ढांचे के लिए बैंकों को नीति रेपो रेट के परिवर्तनीय विभिन्न कारणों के संतोषजनक नहीं रहा है। और बैंकों का डर है कि जो अगर जमा की गई राशि के लिए जमा करेंगे तो जो जमा करते ग्राहकों को खो देंगे। चूंकि जमा के जो दर कम नहीं की गई तो इसलिए MCLR का यह उधार दर कम नहीं हो रही थी। सरकार अपनी छोटी बचत को ब्याज दरों में पेशकश कर रही है। नेक्स्ट है 25, कभी कभी समाचार पत्रों में देखे जाने वाले जो बिटकॉइन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो 2016 में आया क्वेश्चन है। तो बिटकॉइन को जो विदेशी केंद्रों के द्वारा जो ट्रैक किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है जो बिटकॉइन पते की गई कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन पते पर किसी भी व्यक्ति को बिटकॉइन भेज प्राप्त कर सकता है। थर्ड ऑप्शन में किसी भी पक्ष की जो पहचान की गई जो बिना ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा सही है। तो फर्स्ट हमारा जो पहला और दूसरा हमारा जो सेकंड और थर्ड, तीसरा हमारा जो थर्ड और डी में आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो भाई इसमें हमारा जो थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। बिटकॉइन पते किसी व्यक्ति को बिटकॉइन पते या अन्य व्यक्ति को द्वारा भेजा जा सकता है पहचान। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट किसी पक्ष की पहचान जाने बिना ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है। 2016 में क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमारे छोटे उद्यमों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में लाना। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो विशेष फसलों की खेती के लिए गरीब किसानों को ऋण प्रदान करना। सी ऑप्शन है वृद्ध और जो निराश्रित व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना। डी ऑप्शन है हमारा जो कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों का वित्त पोषण करना।
तो भाई इसमें हमारा जो ए इज द करेक्ट आंसर है, छोटे उद्यमों को औपचारिक वित्त प्रणाली में लाना। नेक्स्ट तो इसमें आ जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है सिडबी। तो इस सिडबी की स्थापना 1990 में लघु विकास अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत की गई थी। सिडबी का मुख्यालय एमएसएमई के जो आगे उधार के लिए वित्तीय संस्थान जो अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रदान करता है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड द रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड MUDR। तो ये हमारा जो है अधिनियम के लिए मुद्रा लिमिटेड एक तौर पे व्यक्ति जो बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो सिडबी की कंपनी के रूप में सिडबी की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखो ये जो है मुद्रा, और मुद्रा का उद्देश्य जो गैर कोऑपरेटिव जो अनौपचारिक जैसे लघु व्यवसायिक के रूप में जो लघु विनिर्माण इकाइयों, दुकान, फल और सब्जी विक्रेताओं को जैसे हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर ऑपरेटर और जो फेरी वालों, ग्रामीण आदि को धन उपलब्ध कराना है। मुद्रा जो है, मुद्रा अंतिम मील के रूप में जो माइक्रो फाइनेंस जैसे जो वित्तीय गैर वित्तीय कंपनियों के लिए सीमित जो ट्रस्ट और आदि कंपनियों के लिए बैंक और जो सूची की गई जो जिम्मेदारी को प्रत्यक्ष करता है। तो कौन सा इसमें ऋण नहीं है, प्रत्यक्ष ऋण नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो 2027 का क्वेश्चन है, देखो आ जाता है सरकार द्वारा जो सार्वजनिक बॉन्ड योजना है, स्वर्ण बॉन्ड योजना है, इसको बोलते हैं गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य क्या है? तो 2016 में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा जो इसका ऑप्शन आ जाएगा, भारतीय परिवारों को पास बड़े जो निष्क्रिय सोने को अर्थव्यवस्था में लाना। दूसरा हमारा जो सोने और जो आभूषण के लिए FDI को बढ़ावा देना। थर्ड हमारा जो सोने की आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना। तो कौन सा इसमें सही है? तो भाई ये बताना है हमें, निम्नलिखित में से चुनना है। तो कौन सा, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, और डी में आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है, सॉरी सी, फर्स्ट और जो थर्ड ये कट जाएगा, सोने को FDI के लिए बढ़ावा देना। तो इसमें जो भारतीय परिवार को पास पड़े जो निष्क्रिय सोने को अर्थव्यवस्था में लाना था। दूसरा हमारा सोने में आयात में भारत की निर्भरता को कम करना। अच्छा, मुद्रास्फीति अनुक्रमित जो बॉन्ड कहते हैं, इन्फ्लेशन जो इंडेक्स बॉन्ड से हमारा IBI के ब्याज के मूलधन मुद्रास्फीति और डेफ्लेशन और जो हमारे खिलाफ सुरक्षित करना है। और बाय पेइंग द फिक्स्ड coupons rates of the principal adjustment and the against inflations, CPI या WPI इधर लिंक्ड हो सकता है, कैन बी लिंक्ड ऑफ द CPI और WPI। मूलधन पर मुद्रास्फीति घटक का ब्याज के साथ नहीं किया जा सकता, जबकि जो मूलधन को सूचकांक अनुपात IR के मूलधन के लिए समायोजित किया जाएगा। मर्चेंट रिमिटेशंस में समय के लिए समायोजित मूलधन या जो अंकित राशि जो भी अधिक हो उसके लिए किया जा सकता है। यदि बाजार पर ब्याज का दर स्तर बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमत गिरती है। सरकार IIBs के माध्यम से इस पर जो कूपन रेट को कम कर सकती है। विशेष प्रभुत्व किया जाए स्पेशल जो सिक्योरिटीज में जाएंगे ब्याज उधार कार्यक्रम के तहत जो अंडर मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम। सरकार समय समय पर जो तेल विपणन कंपनियां, जो उर्वरक कंपनियां, भारतीय खाद्य निगम और जैसी संस्थाओं के लिए निगम सब्सिडी मुआवजे के लिए विशेष प्रतिभूतियों को जारी करती है। तेल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड और जो खाद्य बॉन्ड और लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है। फिर आता है हमारा जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो SGB। तो SGB के वित्तीय उपकरण जिसमें कीमतें जो कमोडिटी मूल्य जो गोल्ड से जुड़ी है, जिसमें बाजार उधार के बदले तैयार किया जाता है। बजट इन द लिeu ऑफ द मार्केटिंग बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो ये 2017 में है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। दूसरा जो NPCI के लिए कार्ड भुगतान के रूप में रुपए की शुरुआत की गई है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और डी में हमारा आ जाए एक, दो ना एक सही है ना दो सही है। तो इसमें जो दोनों ही ठीक है। हमारा जो ये जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की मदद करता है और NPCI को कार्ड भुगतान रुपए की जो शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। NPCI, तो NPCI का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन NPCI जो एक्ट है 2007 के तहत जो भुगतान प्रणालियों को जो RBI के लिए बगैर भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। राष्ट्रीय जो वित्तीय स्विच NFS और जो तत्काल भुगतान जो IMPS और जो एकीकृत भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर UPI और जो क्षमता भुगतान प्रणाली APS के लिए रुपे कार्ड। राष्ट्रीय स्वचालित जो समावेशन है जो ACH, वो पूरे भारत में जो ATM को जोड़ना और जो ऑपरेट में शामिल है।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को लिए एक जो फास्टैग के माध्यम से वाहनों को विशिष्ट पहचान और राष्ट्रीय, राज्य और जो टोल प्लाजा भुगतान करने के लिए प्रदान करता है। एनपीसीआई जो नॉन फॉर जो फ्रंटिंग कंपनी है, जिसमें जो 51% की हिस्सेदारी सार्वजनिक बैंकों के पास है, वित्तीय समावेश के प्रतिबद्ध है। ये सारी चीजें देखो भारत, ये सारी चीज एनपीसीआई में आ जाएंगी, सारी योजना का लाभ मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, भारत में लघु वित्तीय बैंकों जो एसबी जो हमारा जो एसएफबीज की स्थापना का उद्देश्य 2017 में आयु क्वेश्चन है। छोटी जो व्यवस्था आयु को ऋण को पूर्ण करना। दूसरा हमारा जो छोटे सीमांत किसानों के ऋण उपलब्ध कराना। थर्ड हमारा युवा उद्यमियों को जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। सी में आ जाएगा 1 और 2, 1 और 3। डी में आ जाएगा 1, 2, 3। तो इसमें भाई हमारा जो देखो थर्ड कट जाता है, बाकी आ जाएंगे। छोटी जो व्यावसायिक इकाइयों को ऋण के लिए आपूर्ति करना और जो छोटे और सीमांत ऋण किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। तो इसमें जो ए इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो अच्छा मर्चेंट डिस्काउंट रेपो रेट का वर्णन करता है, जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है। 2018 में क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है हमारा जो बैंक द्वारा जो व्यापारी उससे संबंधित डेबिट कार्ड के माध्यम से जो स्वीकार करने के जाने वाला प्रोत्साहन। बी ऑप्शन हमारा जो बैंकों में अपने ग्राहकों के भुगतान की गई राशि को जो सामान और या जो सेवाओं को खरीद के लिए वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन हमारा जो डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने ग्राहक अपने भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक द्वारा व्यापारी का शुल्क लगाना। डी ऑप्शन हमारा जो फ्लाइंग पॉइंट जो पीओएस जिसको बोलते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल भुगतान बढ़ावा देने के लिए व्यापारी को सरकार की जाने वाला प्रोत्साहन है। तो भाई इसमें हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर है। डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जाने वाला, स्वीकार किया जाने वाला व्यापारी शुल्क लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 है। निम्नलिखित कौन सी कथन जो कानूनी विवादित धन के रूप में सही है? तो 2018 में क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमारा जो कानूनी जो मामलों के शुल्क को चुकाने के लिए कानून की अदालतों को दिया गया पैसा। दूसरा ऑप्शन हमारा जो वह पैसा जिस पर लेनदार और दावों को जो निपटारे को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। दूसरा सी ऑप्शन है हमारा जो बैंकों के पास जो चेक, ड्राफ्ट और विनिमय बिल के लिए आदि। और डी ऑप्शन है एक देश में संचलन धातु का पैसा। तो भी इसमें जो 20 द करेक्ट आंसर है, वह पैसा लेन देन के लिए दावों को निपटारे को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। तो इसलिए कानूनी जो निविदा मुद्रा क्या है, लीगल स्टैंडर्ड्स मनी क्या है? सरकार द्वारा मान्य प्राप्त भुगतान कोई भी रूप जिस पर जो भुगतान ऋण और वित्तीय दायित्व को भुगतान करने के लिए किया जाता है, कानूनी निविदा माना जाता है। लीगल टेंडर कानूनी रूप से मौजूदा लीगल टेंडर के अलावा किसी चीज के पैसे के उपयोग के प्रभावी को प्रभावित करता है। लीगल टेंडर आर्थिक कार्यों के लिए कुछ अन्य कार्य भी करता है, जिसमें जो मौद्रिक नीति बनाना और मौद्रिक जो हेर फेर करना जैसे मैनिपुलेशंस ऑफ करेंसी संभव है। कुछ मुद्राएं जैसे विशेष रूप से डॉलर, उन्हें जो कानूनी निविदा मानी जाती हैं, जो अपनी मुद्रा जारी नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए इक्वाडोर अपनी मुद्राएं नहीं जारी, कोई मुद्रा नहीं है, और 2000 से जो अमेरिकी डॉलर को कानूनी विधा रूप से स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसी कथनों पर विचार कीजिए। ये जो 2018 में क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट है हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भारत सरकार की जो प्रतिनिधियों का प्रबंधन और सेवा प्रदान करता है, केवल राज्य के लिए सरकार की प्रतिनिधियां नहीं है। सेकंड हमारा ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा कोई ट्रेजरी बिल नहीं किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन में ट्रेजरी बिल जो ऑफर जो बराबर मूल्य से छूट पर जारी किए जाते हैं। तो पिक में से कौन सा सही है? फर्स्ट है हमारा जो पहला और दूसरा, बी ऑप्शन हमारा सेकंड, और सी ऑप्शन हमारा जो दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें आ जाएगा भाई हमारा सी, सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। सरकार 4 प्रकार की प्रतिभूतियां होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सिक्योरिटीज में आ जाएंगे जो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डिवीजन लोन्स। ट्रेजरी बिल या जो टी बिल क्या कहते हैं, 1 वर्ष से कम परिपक्वता के लिए भारत सरकार द्वारा जो अल्पकालिक ऋण साधन है। जो ट्रेजरी बिल को पूरी सिक्योरिटी है और जो कोई ब्याज नहीं देते हैं, इन्हें छूट पर जारी किया जाता है। परिपक्वता या अंकित मूल्य पर भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए 100 रुपए का जो 91 दिवसीय जो ट्रेजरी बिल जो 98.20 जारी किया जाता है, यानी 1.80 की छूट, और जो 100 रुपए के अंकित मूल्य पर भुगतान किया जाता है। ट्रेजरी बिल का मुद्रा मनी मार्केट के कारोबार होता है। टाइप्स ऑफ द टी बिल्स, 1491
और 182 और 364 दिन के लिए होता है। कुल बिलों के साथ जो आरबीआई फंडिंग मुद्राओं के साथ जो एक बॉन्डों के लिए मूल्य और जो छूटों को समय समय पर बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक पूंजी पर्याप्त जो अनुपात और वह राशि है जिसे जो बैंकों के अपने स्वयं के रूप में जो बनाए रखना पड़ता है ताकि नुकसान की भरपाई किया जा सके। खाता धारक बकाया चुकाने के विफल रहते हैं। और फर्स्ट टाइम दूसरा ऑप्शन है जो CAR प्रत्येक बैंकों द्वारा तय किया जाता है, उपयुक्त कथनों में सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, न डी में आ जाएगा, न तो एक सही न दो सही। तो इसमें हमारा जो आ जाता है ए इज द करेक्ट आंसर, केवल एक, ये कट जाता है दूसरे वाला। इसमें देख लेते हैं आरबीआई द्वारा जारी की गई संपत्ति जोखिम भरे। तो जोखिम प्रोफाइल के लिए निर्दिष्ट किया गया है। तो बैंक 1 के लिए पास अधिक जो कोल टटोल उसके लिए और उनके लोन के लिए स्कीम कम होती है। जैसे मान लें किसी ऋण के लिए 100% है तो संपत्ति कोलेटरल्स तो इसमें लिए बदले के लिए जोखिम 50% है। तो कैपिटल्स टू रिस्क ऑफ द वैलिडिटी इसमें आ जाएगा जो CIR जो बैंक आ जाएगी 1 इंटू 3 इंटू 1 तो ये आ जाएगा टोटल निकल के 0.4। और CR बैंक 2 के लिए आ जाएगा, इसमें निकल जाएगा 0.3। इस तरह से जमा करते हैं, दो की तुलना में एक ही अधिक सुरक्षित है। जोखिम भुगतान जो CRAR पूंजी जितनी अधिक होगी उतनी जमा की सुरक्षित अधिक होगी। और बैंकों की सुरक्षित बनाने के लिए CRAR का अधिक होना चाहिए। CAR बढ़ाने के लिए बैंकों की पूंजी बढ़ानी होगी। पूंजी इक्विटी उपकरणों को बॉन्ड के एक संयोजन है। अंतरराष्ट्रीय बेसल थर्ड जो मापदंडों के अनुसार जो आवश्यक न्यूनतम पूंजी 10.5% जिसमें जो 2.5% की पूंजी साक्षर बफर शामिल है जो आंतरिक पूंजी के अलावा कुछ नहीं है। भारत आरबीआई के पूंजी निर्यात प्राप्त करता आवश्यकता CAR को 11.5% और 2.5% के लिए बफर पे सहित रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए वाणिज्यिक बैंक के लिए संपत्ति शामिल नहीं है। 2019 में क्वेश्चन है। फर्स्ट अग्रिम, दूसरा हमारा जमा, थर्ड ऑप्शन हमारा निवेश, डी हमारा जो कॉल एंड जो शॉर्ट नोटिस पर पैसा। तो इसमें वजह जमा हमारा डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर है। तो इसलिए देख लेते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने के लिए आरबीआई सोने की संपत्ति कुछ हिस्सा बेच सकता है जिसके लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो कमर्शियल बैंक और आरबीआई। तो एसेट में आ जाएगा तो लायबिलिटीज, तो वर्ल्ड केस में आ जाएगा जो 100 और डिपॉजिट में आ जाएगा 200। तो ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। तो ये देखो मनी ट्रांसफर सप्लाई जो लेवल 450, ये पता होना चाहिए। इस तरह का सारा जो है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, 2019 में आया क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट की जोखिम कम करने के लिए कारकों में से कौन सा योगदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन भारत के लिए आईटी क्षेत्र में विदेशी मुद्रा आय। दूसरा ऑप्शन हमारा जो सरकारी व्यय में वृद्धि करना। थर्ड ऑप्शन हमारे विदेशियों को भारतीय द्वारा प्रेषण। तो नीचे के प्रयोग किए गए उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा केवल एक, केवल दूसरे में आ जाएगा एक और थर्ड, तीसरे में आ जाएगा केवल दो और डी में आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें हो जाएगा जो बी हमारा 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा सेकंड जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है। भारतीय रुपए की गिरावट को देखने के लिए सरकार आरबीआई के निम्नलिखित में कौन से संभावित जो उपाय नहीं है। तो 2019 में आया क्वेश्चन है। पहला है हमारा जो गैर आवश्यक आवश्यकताओं के आयात पर अंकुश लगाना और निर्यात को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है हमारा जो भारतीय उधारकर्ताओं के मूल्य के लिए बॉन्ड को जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन हमारा जो भारी वाणिज्यिक उधार और शर्तों को लिए आसान बनाना। डी ऑप्शन हमारा एक विस्तारित मौद्रिक नीति के बाद। तो भाई इसमें जो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देख लेते हैं विस्तारित मौद्रिक नीति। तो एक्सपेंडिचरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो नरम रुख रखने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति को प्रमुख ब्याज दरों से को घटाता है और इसमें आर्थिक पैसों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए रास्ता खुला होता है। बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जबकि आरबीआई विस्तारित मौद्रिक नीति अपनाता है और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF और जो मौद्रिक जैसी नीति दरों के लिए ब्याज दरों को कम करता है। निहित जो इफेक्ट्स देख लेते हैं। बॉन्ड यील्ड में वृद्धि, घरेलू मुद्रा का जो मांग गिरती है, जो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है जिसमें जो विनिमय दर में कमी आती है। घरेलू मुद्रा का जो अब विदेशी मुद्रा उससे कम हो जाता है और विनिमय दर निर्यात बढ़ता है, आयात बढ़ता है, व्यापार संतुलित रहता है। जो और फिर आता है हमारा जो संकुचित मुद्रा नीति। तो ये कंट्रोल जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो मॉनेटरी पॉलिसी, संकोचन मौद्रिक नीति के लिए ब्याज वृद्धि लागू किया जाता है जिसमें बाजार तरल मुद्रा नीति कम हो जाती है। बाजार आमतौर पर जो उत्पादन और खपत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसका विकास दर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं जिसमें जो क्वालिटेटिव टूल्स में आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव टूल्स आ जाएंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाएगा, सिलेक्टिव क्रेडिट टूल्स और जो मोरल
जो फर्स्ट सेक्शन ये तो मैंने पढ़ा दिया, इसमें आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट 37 हमारा, किसी भी अर्थव्यवस्था को मुद्रा गुणांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा था? 2019 में आया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि, दूसरा हमारी जनसंख्या में वृद्धि में आदत में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा जो वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, और डी ऑप्शन हमारा देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो भाई इसमें जो बी हमारा जो जनसंख्या की जो बैंकिंग आदत में वृद्धि इज द करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए देख लेते हैं, मुद्रास्फीति मनी जो सप्लाई जो 5H/3, मुद्रास्फीति मॉनेटरी बेस हमारा H है, मुद्रा गुणांक जो मॉनेटरी जो मल्टीप्लायर्स है, और मनी मल्टीप्लायर्स में जो मनी सप्लाई तो M3 और मॉनेटरी बेस तो रिजर्व मनी है जो M0 तो M5H/3 अपॉन जो H ये हमारा, इसलिए इसमें जो H मौद्रिक आधार है और जो H मुद्रा आपूर्ति के साथ जो RBI भिन्नात्मक आरक्षित बैंक जो फैक्चुअल रिजर्व रेसो बैंक जो के रूप में जो 5H/3 बढ़ाने में सक्षम रहा है। इसलिए मुद्रा आपूर्ति मौद्रिक नीति का जो 5/3 गुना है, इसलिए जो धन जो है हमारा 5/3 है। अगर RBI मुद्रास्फीति को बढ़ाना चाहता है तो RDR से कम करेगा, और जो मुद्रास्फीति कम करना चाहता है तो RDR को बढ़ाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक रिजर्व के लिए दो चीजें होती हैं, जिसमें जो तिजोरी नकदी और RBI के पास जो धन की बैंकों की जो जमा राशि, इसलिए RDR को दो भागों में CRR जो 4% RBI के पास रखा है और जो SLR 18% बैंकों के पास रखना बांटा जाता है। तो RDR जो 4% प्लस 18% बराबर 22% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, 2020 में आया क्वेश्चन है, यदि निकट भविष्य में एक बैंक और जो वित्तीय संकट होता है तो कौन सी कार्रवाई नीति है भारत के लिए उच्च प्रतिरक्षा प्रदान करने में अधिक संभावना है? तो 2020 में आया क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा जो अल्पकालिक विदेश उधार पर निर्भर नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा जो अधिक विदेश बैंकों पर खोखला जो खोलना, थर्ड ऑप्शन हमारा जो पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीय बनाए रखना, और इसमें से जो कूट का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट, सेकंड हमारा जो केवल 1 और 2, सी में आ जाएगा 3 और डी में आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है, अल्पकालिक जो विदेशी उधार पर जो निर्भर नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि आप किसी बैंक में डिमांड डिपॉजिट करते समय जो इसमें जो 1 लाख रुपए जमा निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था कुल धन पर जो आपूर्ति तत्काल क्या प्रभाव होगा? 2020 में क्वेश्चन है। एक इसमें जो रुपए की जो इसमें जो 1 लाख से रुपए की जो कम करेगा, इसमें जो यह 1 लाख रुपए बढ़ा देगा, और ये जो 1 लाख से अधिक रुपए बढ़ेगा और यह अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें अपरिवर्तित रहेगा इज द करेक्ट आंसर है। तो ये सारी चीजें मान लीजिए दैनिक मुद्रा के मूल्य के लिए 100 रुपए की जो आवश्यकता है और RBI के 2000 रुपए जमा करते हैं, तो इस प्रकार दिखाया गया है इसमें सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40, ये 2020 में आया क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए अल्पकालिक ऋण की सहायता दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कृषि संपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी, सेकंड ऑप्शन हमारा जो कंबाइंड हार्वेस्ट ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर खरीदना, थर्ड ऑप्शन हमें जो कृषक पावर को लिए उपयोग आवश्यकता, फोर्थ ऑप्शन में फसल कटाई के बाद खर्च, फिफ्थ ऑप्शन में परिवार के घर का निर्माण और जो गांव गोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना, और नीचे के जो प्रयोग का उत्तर चुनिए। तो इसमें केवल 1 2 5, इसमें बी में आ जाएगा 1 3 4, और सी में आ जाएगा 2 3 4 5, डी में आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसमें हमारा जो बी इज द करेक्ट आंसर है, 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर है। इसके लिए देख लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कृषि कल्याण मंत्रालय जारी करते हैं। इसमें KCC का जो योजना जो 1998-99 शुरू की गई थी, कब की गई? 98-99, पहला तो ये क्वेश्चन जानता है। उद्देश्य किसानों को जो कृषि इनपुट खरीदने और जो उत्पादक जरूरतों को नकदी निकालने के लिए सक्षम बनाना है। इस योजना के बाद जो कृषि और जो संबंध गतिविधियों जैसे लंबी अवधि के साथ साथ जो कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल ऋण और जो उपयोग की जरूरतों को कवर करने के लिए संशोधित किया गया था। जो वाणिज्यिक बैंक जैसे RRB, लोगो बैंकिंग जो SFB और जो सरकारी संपत्ति जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी को पूरे देश में यह लागू किया गया है। योजना के तहत जो एक परिचालन भूमि जो दूसरा जो फसल रिटर्न और जो वित्त के पैसे को जो सीमाएं तय की जाती हैं। फिर हमारा ब्याज RBI के दिशा निर्देशों द्वारा है। KCC की जो योजना के तहत जो किसान को उसकी जो निम्नलिखित जरूरतों को एकल खिड़की के तहत जो प्रदान करना है। खेती के लिए अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता पूरी करने के लिए, फसल कटाई के लिए के बाद का खर्च, उत्पादन विपणन जो ऋण, किसान परिवार की जो खपत की आवश्यकता है, कृषि संपत्ति और कृषि जुड़ी जो जैसे पशु डेयरी जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जो स्पेयर और जो डेयरी पशु आदि के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी बनाना, ये हमारे जाएंगे। नेक्स्ट 41 है हमारा जो
जो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 में आया क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा जो वाणिज्यिक पत्र और जो अल्पकालिक सुरक्षित जो प्रोमिसरी नोट। दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिटरी, एक लंबी अवधि के लिए इंफॉर्मेंट और आरबीआई के लिए द्वारा कॉर्पोरेशन द्वारा जारी करता है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो कॉल मनी, कि एक अल्पकालिक वित्त है जिसका जो उपयोग जो इंटर बैंक लेन देन के लिए किया जाता है। फोर्थ हमारा जो जीरो कूपन बॉन्ड, अनुसूचित बैंकिंग और जो बैंक के द्वारा निगमों के द्वारा जारी जो ब्याज वाले अल्पकालिक बॉन्ड है जिसके लिए उपयोग करना सही है। तो केवल एक और दो। दूसरा हमारा जो केवल चार, केवल सी ऑप्शन में आ जाएगा हमारा जो एक और तीन, डी में आ जाएगा दो और तीन चार। तो भाई इसमें जो केवल हमारा जो एक और तीन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हमारा 2020 में क्वेश्चन है। भारत में प्रत्येक विदेशी निवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा जो विशेष सूचीबद्ध कंपनियों का निर्माण के रूप में पूंजीगत संसाधनों के लिए निवेश। दूसरा ऑप्शन ये पैमानों पर जो गैर ऋण पैदा करने वाले पूंजी प्रवाह। सी ऑप्शन में आ जाएगा यह निवेश जिसमें जो ऋण सेवा पर शामिल है। डी में आ जाएगा यह सरकारी प्रतिभूतियों को विदेश संस्थागत निवेशों में किया गया निवेश है। तो भाई इसमें हमारा जो 20 द करेक्ट आंसर है, यह बड़े पैमाने पर ऋण पैदा करने वाला निवेश है। इसमें अब देखो ये 43 से और 55 तक जो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है सीपीए 2021 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति में कौन किसके साथ बढ़ता है। तो बैंकों के साथ नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन हमारा जो बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। सी ऑप्शन हमारे बैंकों की जो बैंकिंग आदत में वृद्धि। और डी ऑप्शन हमारा जो देश की जो जनसंख्या में वृद्धि। तो भाई बैंक लोगों की जो बैंकिंग आदत में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है भाई हमारा। तो ये हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण बढ़ सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा विस्तारक नीतियां। दूसरी हमारा राजकोषीय प्रोत्साहन। थर्ड ऑप्शन हमारा जो मुद्रास्फीति और जो सूचकांक मजदूरी। फोर्थ ऑप्शन हमारा जो उच्च क्रय शक्ति। और फिफ्थ ऑप्शन हमारा जो बढ़ती ब्याज दरें। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो केवल 1 2 4 डी बी में आ जाएगा 3 4 5 और जो केवल सी में आ जाएगा 1 2 3 5 और डी में आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो भाई इसमें जो हमारा 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 45, भारत में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा जो खुदरा निवेशक जो डीमैट जो खाते के निम्नलिखित में से प्राथमिक बाजार को ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा जो निगोशिएट्स ऑफ जो डीलिंग्स सिस्टम्स ऑर्डर मैचिंग्स भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली प्रतिभूति व्यापार मंच है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय रिजर्व बैंक के बॉम्बे एक्सचेंज से संयुक्त रूप से प्रवर्तित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है। केवल एक और दो। दूसरा हमारा केवल 3, डी में आ जाएगा 2 और 3। तो भाई इसमें हमारा जो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा जो है, भारत में जो सेंट्रल बैंक जो अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में आमतौर पर जो किसे संदर्भित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में व्यापार उद्योग निकाय के ऋण के लिए देने के लिए स्रोत को उधार में विफल हो रहे होते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा जो अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता प्रदान करना। और थर्ड ऑप्शन हमारा जो बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकारों को ऋण देना। और इसमें से भाई कौन सा सही है। तो इसमें से कोट में से सही है हमारा जो 1 और 2, दूसरा हमारा 2 और 3 और डी हमारा जो 3। तो इसमें भाई हमारा केवल 2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 47 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में गवर्नर के केंद्र में सरकार की नियुक्ति की जाती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा जो भारत में संविधान में कुछ प्रावधान जिसमें केंद्र सरकार को जनहित जो आरबीआई के दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा जो आरबीआई गवर्नर जो आरबीआई के अधिनियम में अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। तो तुम्हें से कौन सही है। केवल 1 और 2, दूसरा हमारे 2 और 3, थर्ड ऑप्शन हमारा जो 1 2 3 और डी में आ जाए 1 2 3। तो भाई इसमें हमारा जो केवल 1 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 हमारा, आर्थिक मंदी के समय जो निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने सबसे अधिक संभावना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ब्याज दर में वृद्धि के समान जो दरों में कटौती। दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक परियोजना में व्यय में वृद्धि। सी ऑप्शन है हमारा जो ब्याज दर में कमी के साथ दरों में वृद्धि। डी ऑप्शन है सार्वजनिक परियोजना के काम व्यय में कमी। तो भाई इसमें जो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातों को जो अपरिवर्तित रहने जिसमें किसी वस्तु की बाजार मांग में वृद्धि हो सकती है यदि इसके विकल्प की कीमत बढ़ती है तो इसके पूरक की कीमत बढ़ जाती है। किसी वस्तु के निम्न स्तर पर है तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, इसकी कीमत गिर जाती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है। केवल 1 और 4, केवल 2 3 4, सी में आ जाएगा 1 2 3 4 और डी में आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें जो 1 4 इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, भारत में सरकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये वे राज्य जो राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित स्थानीय बॉन्डों द्वारा जो पर्यवेक्षण जो विनियमित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे इक्विटी शेयर जो पेरी शेयर द्वारा जारी किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा जो 1996 संशोधन बैंकों के बैंकिंग अधिनियम 1949 के दायरे में लगाया गया है, उस पर कथन में से सही है। तो केवल एक, केवल दो और तीन, केवल सी में आ जाएगा 1 2 3, डी में आ जाएगा 1 2 3। तो भाई इसमें आ जाएगा हमारा केवल 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत सरकार द्वारा बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन में यूनाइटेड स्टेट जो फेडरल रिजर्व कार्रवाइयां, दूसरा ऑप्शन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्य, और थर्ड ऑप्शन हमारा जो मुद्रास्फीति और जो अल्पकालिक ब्याज दरें। तो निम्नलिखित से कौन सा उत्तर सही है। केवल 1 और 2, दूसरा हमारा 2 और 3, डी केवल 3 और डी में आ जाए 1 2 3। तो इसमें जो तीनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, जो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा अपरिवर्तनीय बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है हमारा जो कुछ शर्तें के साथ जो विदेशी संस्थागत निवेश, और थर्ड ऑप्शन है हमारा जो विदेशी निष्पक्षगार रसीदें, और फोर्थ हमारा जो है अनिवासी बाहरी जमा। तो में से कौन सा सही है। तो इसमें ए में आ जाएगा 1 2 3, दूसरे में आ जाएगा 3, और सी में आ जाएगा 2 4, और डी में आ जाएगा 1 4। तो भाई इसमें जो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है, फोर्थ हमारा निकल जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 53 है, निम्नलिखित में से किससे सही विचार करें। तो मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि ये आवश्यक है। फर्स्ट हमारा जो विदेशी बाजारों के घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना। दूसरा ऑप्शन घरेलू मुद्रा की विदेशी मूल्य बढ़ाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो व्यापार संतुलन में सुधार करता है। तो और उपयोग जो उपरोक्त कथनों पे कौन सा सही है। केवल 1 2, सी में जो केवल 3, डी में आ जाएगा 2 और 3। तो इसमें केवल 1 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में जो काले धन के निर्माण के लिए कौन सा जो प्रभाव भारत सरकार के लिए चिंता का मुख्य कारण रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो अचल संपत्ति रसीद और जो लग्जरी आवेश में निवेश के लिए संसाधनों का मोड़। दूसरा ऑप्शन अनुत्पादक गतिविधियों के निवेश और जो कीमती पत्थरों के अनुभाषों में सोने की खरीद। सी ऑप्शन हमारा राजनीतिक दलों का जो बड़ा दान और क्षेत्रवाद का विकास। डी ऑप्शन हमारा जो कर अपवचन और जो कारण राजकोषीय राजस्व की हानि। तो भाई इसमें जो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, तो ये हमारा 2013 और 2021 में देखो फिर रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक मुद्रास्फीति होने की संभावना है। तो सार्वजनिक ऋण की अदायगी। दूसरा बी ऑप्शन है हमारा जो बजट घाटे के लिए जनता के द्वारा उधार लेना, और बजट घाटे के लिए पूर्ण बैंकों से उधार लेना। और डी ऑप्शन हमारा जो बजट घाटे की वित्तीय पेश के लिए धन का सृजन करना। तो भाई इसमें हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। और भाई देखो ये क्वेश्चन थे हमारे, ये जो आज क्लास थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों तक। देखो